आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, है ना। बहुत डिफरेंट टॉपिक है और थोड़ा सा अपने आप में अलग है। अलग कोई ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन बस जिसने पहला लेसन पढ़ा है उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी जो दूसरा पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, विद्युत विद्रोह के कारण। इंपॉर्टेंट लगा देना भाई इसको। विद्युत विद्रोह के कारण, विद्युत विद्रोह के कारण, विद्युत विद्रोह के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। अब आप किताब बंद रखे आराम से, अपनी कॉपी को एक जगह रखे, आराम सामने देखे बिल्कुल। आप जो स्टूडेंट नहीं आए वो वीडियो क्लास जरूर ले बेटा। और बाकी ये टॉपिक अगर निकल गया माइंड से तो इसको रट हो गया, आपके समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर समझोगे अच्छे से, बहुत अच्छी बात सुनना है। देखो मैं पहले इसकी, आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप उसको सॉल्व करो, सबसे पहले उसका ये देखो कि उसकी थीम क्या कह रही है, उसकी हेडिंग क्या क्या रही है अपन से, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। एक अगर विद्युत विद्रोह, सबसे पहले तो ये देखो विद्युत विद्रोह क्या होता है। पहले लेसन में पढ़ा दिया मैंने आपको, लेसन में मैंने एक दो बार चर्चा करी थी कि विद्युत विद्रोह क्या होता है। मैं एक बार दोबारा चर्चा कर देता हूँ। साहब विद्युत विद्रोह यह होता है कि कोई भी दो आवेश होते हैं और ये जो दोनों आवेश है परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी विपरीत है, माइनस प्लस की है, और एक कुछ अल्प दूरी पर यहाँ से रखे हुए होते हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, विद्युत विद्रोह। समझे कि दो आवेश है परिमाण में समान है, उनकी प्रकृति है जो विपरीत है एक दूसरे की, और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, वो व्यवस्था क्या कहलाती है भाई, विद्युत। अब बात आता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कोई भी इनमें से एक आवेश का परिमाण, चाहे माइनस वाला ले लो चाहे प्लस वाला ले लो, मैंने माइनस वाला ले लिया, और इसकी दूरी का गुणनफल, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों का भाषा क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेसन में पढ़ा दिए मैंने, लिखा दिए कि इसका तो दोनों आवेश परिमाण में समान थे तथा प्रकृति विपरीत थी, कुछ दूरी पर रखा हुआ था, वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता था। इनमें से कोई एक आवेश का परिमाण और ये दूरी का गुणनफल, ये क्या कहलाता है, विद्युत आघूर्ण कहलाता है। ये विद्युत विद्रोह है, विद्युत विद्रोह आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है। देखो भाई, अपने पास में कोई एक विद्रोह है, विद्युत विद्रोह है, तो साहब विद्युत विद्रोह के लिए हमको कितने आवेश लेने पड़ेंगे, दो आवेश लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये कितने दूरी पर रखा है, यहाँ से यहाँ तक 2a दूरी पर रखा है, 2a दूरी पर रखा हुआ है। इसके केंद्र बिंदु ये साहब ओ से, ध्यान सुनना, माना कोई हमारे पास में विद्युत विद्रोह है, इसका केंद्र बिंदु ओ से r दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है, जहां पर हम लिखे गए किसी बिंदु पर विभव। तो माना हमारे पास कोई विद्युत विद्रोह है, इसके केंद्र बिंदु ओ से r दूरी पर कोई भी बिंदु है, जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन माइनस वाले की मैं थोड़ी सी इसको इसी बना लेता, ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक r में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो भाई यहाँ तक किसी को समस्या होती है, और ये कोई थीटा कोण पर। अब हम क्या करते हैं, ये r1 और एक ही r2, इन दोनों को हम r के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, कि r1 और r2 को हम इस r के पद में ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको परपेंडिकुलर लंब डालना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे। मैं क्यों लंब डाल रहा हूँ समझ में, कि मुझे r1 और r2 को इसके पदों में ज्ञात करना है। इसके पदों में ज्ञात करूँगा तो मुझे इसे बढ़ाना होगा, इसको इससे मिलाना होगा। तो देखो कोई दिक्कत, सही है। ये हो गया आपके पास कितना, एक, तो एक लंब, इसका नाम हो गया ये कितना बनेगा, हमारे पास लंब डाला तो 90, यहाँ से ये कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में, थीटा हो गया नहीं हो गया।
ऐसे समूह जानते हो ना, हम ये बड़े दोनों दोनों इतनी बात किसी को समझ नहीं है तो बोलो कि हमारे पास एक द्विध्रुव था, ये रहा, इसका केंद्र बिंदु O से और बिंदु है ये रहा, थीटा कोण से r दूरी पर कोई भी बिंदु है जहाँ पर विद्युत विभव का मान हमको ज्ञात करना है। A बिंदु से इसकी दूरी r1 है, B बिंदु से इसकी दूरी कितनी है भाई r। A बिंदु नाम है तो नाम की तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। n ले दिया अपन ने, बस बहुत है। A हो गया अपने पास, और कोई नाम ले लेंगे आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक बार लिखो, इतना लिखाता हूँ, देखो माना एक द्विध्रुव, माना एक द्विध्रुव, माना एक द्विध्रुव, माना एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव AB है, AB है, AB है, जिसके A बिंदु पर -q तथा B बिंदु पर +q आवेश उपस्थित है, जिसके A बिंदु पर -q आवेश तथा B बिंदु पर +q आवेश उपस्थित है। जिसके डायरेक्ट कॉपी में बात कर आप पेन दे दो, हम देखो जिसके केंद्र बिंदु O से आप मेरा मेरे तरफ पेन दे, केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु उपस्थित है, इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है, केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव क्या याद करना है, विभव पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A से P की दूरी r1, बिंदु A से P की दूरी r1 तथा B से P की दूरी r2 है, P की दूरी ठीक है। अब लिखो इसमें आगे, देखो दो मेथड है इसके, पहले चाहे आप चित्र का विश्लेषण कर लो और फिर आप इसका विभव निकाल लो, है ना। चाहे पहले आप विभव निकाल लो और फिर चित्र का विश्लेषण कर लो। कैसे? क्योंकि चित्र में जब हम विभव निकालेंगे तो विभव निकालने के वो देखो इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा KQ1/R1, इसके कारण निकालेंगे क्या आएगा KQ2/R2 आएगा, ठीक है। फिर कुल विभव निकालेंगे, फिर हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, R1 और R2 पड़ेगी। पहले अपन विभव निकाल लेते हैं फिर अपन करेंगे इसको। देखो दोनों तरह की बता दो हम आपको, देखो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा भाई। अधिक ये सूत्र याद रखना, मैंने बता रखा है। विभव का सूत्र होता है 1/4πε Q/R, और माइनस का था तो यहाँ माइनस का लिखो, और V2 लिखो, ऐसे लिख दो भाई। लिखो, पहले संख्या लिख ली, दूसरा लिख लो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये तो +q आवेश के कारण है, ये -q आवेश के कारण है। लिख लिया।
ये पढ़ी हुई चीज़ है, कोई अनपढ़ चीज़ नहीं है आपकी, ये पढ़ी हुई है, पहले पढ़ा दिया मैंने। अब देखो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। अब सामने देख लो भाई, अब आप देखो अपने पास में ये है, अपने पास में यही है ना भाई अपने पास में। इधर देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ, तो दिक्कत थोड़ी लिख दे अपन। 1/4πε और Q अपॉन R2 माइनस 1/4πε और Q अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा अपने पास क्या, 1/4πε और क्या आ जाएगा Q, कितना बच गया 1/R2 1/R1। लघुत्तम ले लो यहाँ से R2 R1, यहाँ कितना आ जाएगा R1 माइनस, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये चीज़ समझ में आया नहीं आया भाई कार्तिक बेटा? ये फॉर्मूला होता है कि हम जानते हैं जो विभव का सूत्र होता है वो ये होता है, एक का मान होता है 1/4πε होता है। ठीक है, आपने पहले बिंदु इसके कारण विभव निकाला, यहाँ से ये मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास, ये इसके कारण यहाँ पे निकाला तो ये आ गया, दोनों को टोटल कर दिया बस कैलकुलेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप निकालो फिर इसका चित्र का विश्लेषण करो। राहुल पढ़ने वाला है, वही काम पढ़ाएगा। हाँ, तुमको तुम्हारे स्कूल जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती यहाँ के यहाँ कोचिंग स्कूल में एक दूसरी किताब चल रही है, यहाँ पहले चल रही है। आप रक्षाबंधन में तो पूरा कोर्स कर लोगे स्कूल वाले बच्चे। भाई जो प्राइवेट स्कूल में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ उसके बच्चे यहाँ फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ सेकंड पढ़ रहे हो तुम्हारा तो रक्षाबंधन का कोर्स कंप्लीट है फिजिक्स का, नहीं है क्या? और फिर भी नहीं पढ़ो तो भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा तो रिविजन चलेगा फर्स्ट किताब का रक्षाबंधन पर, बस तो फिर बच्चे समझ ही नहीं रहे इस बात। चलो बच्चे समझ में आया भाई ये? भैरव को रूम दिला यही मकान भी बुला ले, घर पड़ा है देखो ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई है ये सब अपने पढ़ रखी है, तो ज्यादा ये टॉपिक बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो यहाँ से होगा बस थोड़ा सा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब अपन देखो यहाँ से देखते हैं चित्र से, अब एक नज़र बिल्कुल यहाँ रहनी चाहिए सामने। आपकी जो R1 है जो भी है ये किस भुजा के बराबर है? देखो सर R1 जो हमारी है ना वो इस भुजा के बराबर है AP है कि नहीं, और ये जो AP भुजा है ना ये लगभग सर हमारे पास में MP के बराबर है। चेक करो, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बराबर है, लगभग बराबर है। R1 भुजा आपकी AP के बराबर है जो आपकी लगभग किसके बराबर है भाई? AP। बोले बस अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ AMO, मैं लेता हूँ त्रिभुज AM, चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। R1 बराबर, अब इसे MP को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बताओ? OM प्लस OP लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। अब मेरे को एक बार बताओ O से लेके P तक की दूरी कितनी है भाई? R है ना, तो इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? प्लस का, ठीक है। और ये समीकरण मैं देता हूँ एक, ठीक है, दो दे दो, एक उसको दे देंगे पहले वाले को मैं बता दूँ। अब आप क्या करोगे? त्रिभुज AMO, अरे ये समझ में आई नहीं कर
सर ये भुजा हमारी R1 है तो लगभग ए से लेके पी तक है, लेकिन हमने माना ए पी से एम से लेके पी तक के लगभग बराबर है। फिर मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, सर एमओ प्लस का क्या हो गया ओपी। फिर ओपी का जो मान है वो आर के बराबर। ठीक है, अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज एएम में, ठीक है सर, कोस थीटा ले रहा हूँ। कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटा कक्का से क्या होता है, आधार बटा करण होता है, नहीं होता है। अब इधर देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है कि नहीं। करण के ये सॉरी 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, करण। करण यहाँ पर लेकिन जो एक करण है उसके सामने दो दूसरी भुजा भी लगभग बराबर है, लेकिन एक भुजा छोटी होने के कारण हम दो भुजाओं को करण ले सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसा होता नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम मान सकते हैं इसमें एक छोटी भुजा होने के कारण दो भुजाओं को लगभग करण की जो सामने वाली भुजा है वो भी लगभग बराबर सी होती है। तो ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, करण। करण कितनी होगी भाई, ये आधार कौन सा होगा, देखो थीटा के सामने वाला लंब हो गया करण, इसलिए वो पहले की तरह याद करो तुम लोग सर, ये सब सामने जो ऊपर जो खड़ी हुई भुजा होती है उसको लंब मानते हैं, जो ये ऊपर से नीचे आती है उसको कर्ण मानते हैं, यूं मानते हैं उसको आधार, वो खत्म है, स्टैंडर्ड लेवल पे आएगा। तो ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार कौन सी बची, ये बची नहीं बची, एम बची नहीं बची, एम। और ये भुजा को आप यहाँ से यहाँ तक बांट भी सकते हो, सर ये ए में टूट जाएगा, क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो ये आधी ए होगी, ये आधी। कोई भी मन में विचार आ रहा हो कि सर तू एक को माना, तो इस चीज़ को हम कॉम्प्लिकेटेड से बचने के लिए हम दिद्रू में मैंने पहले पाठ में पढ़ा है कि 2 एक दूरी इसकी सरल गणना के लिए मान लो, तो जब नहीं 2 ये मानो 2r मान लो 2x मान लो 2y मान लो, ठीक है, होगी इतनी बदलाव। देखो अब देखो कि ये कितनी होगी, m बराबर कितना हो गया a, और ये कितनी होगी a। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है, अभी भरत चलो आगे, अब इसको वज्र गुणा कर दो यहाँ से, ये कितना आ गया ए ओ सॉरी एम ओ बटा ए, ये कितना आ गया आपके पास ए कोस थीटा बराबर एम। समीकरण नंबर 3 का मान हम रखते हैं भाई दोनों, r1 बराबर ए कोस थीटा और प्लस का r, इसको वज्र गुणा, इसको सॉरी इधर में r का मान निकालो, इसको इधर लिख दो, r1 माइनस का ए कोस थीटा बराबर r। मैंने यही तो कहा था कि ये पद और ये भुजा को इस पदों में ज्ञात करने के लिए हमने लंब डाला, आर का मान आ गया। और आप अरे अपन को किसका ज्ञात करना है, 1 मिनट, v बराबर q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन और r1 माइनस का r2, यही था ना भाई, हाँ अपन को तो r1 r2 का मान ज्ञात करना है, इसको मत कोई बोलो सही चलिए अपने पास r1 का मान आ गया। अब अपन को r2 का मान निकालना है इसी प्रकार, तो देखो भाई चित्र से r2 इसके बराबर होगी, मुझे बताओ मेरे r2 बता दो, अरे भाई r2 इसके बराबर होगी, लगभग लगभग बताओ मेरे को r2 मुझे, अरे ये रही b से लेके p तक, ठीक है सर, और ये लगभग किसके बराबर होगी, n से लेके p तक या o से लेके p तक, चेक करो, अरे अपन ने लंब डाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, n से p बस लगभग बराबर किससे होगी, n से, और ये किसके बराबर हो जाएगी, np। देखो np को क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, सर पूरी में से एक टुकड़ा घटा दो, सर ये यहाँ से o से लेके p तक तो पूरी होगी op, और इसको छोटे से टुकड़े को हटा दिया, कितना होगा op माइनस कितना कर सकता हूँ, on कर सकता हूँ, इसको मैं लिख दिया OP माइनस ON। अब आप लिखो यहाँ से, अब त्रिभुज लगा लो, नहीं R2 बराबर OP कितना है R, ON समीकरण। वापिस समझो मेरी बातों को भाई, कि सबसे पहले आपने क्या लिया था R1 ये दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ये ज्ञात करने के लिए आपने दोनों भुजाओं को इस पद में ज्ञात करना है आपको, आपने इसको यहाँ से लंब बढ़ा दिया, इसका इधर बढ़ा दिया, वहाँ से उसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने R1 लगभग भुजा AP के बराबर माना और AP को लगभग MP के बराबर माना, आपकी AP जो MP है वो लगभग बराबर है MO प्लस OP के बराबर, यहाँ से MO कुछ नहीं है, OP हमारी R के बराबर। फिर हमने R का मान निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, ये त्रिभुज माना, फिर कोस थीटा ले लिया, फिर हमारे पास में ये मान निकल गया R1, ये R1 का मान निकालने के हमने ये त्रिभुज मान के लिए, फिर हमने माना R2 भुजा किसके बराबर, BP लगभग NP के बराबर, फिर R2 बराबर क्या होगा, यहाँ से लेके पूरी भुजा और माइनस छोटी सी टुकड़ा ON होगा, ठीक है। चलो अब त्रिभुज कौन सा मानो, त्रिभुज ON भी मानो OBN मानो, बताओ
ओ बी एन ओ बी एन, ठीक है भाई। तो क्या आएगा बताओ भाई, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण। तो देखो भाई, ये थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब होगी, और यहाँ से 90 के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, करण होगी। तो करण तो हमारे पास कितनी आ गई, ओ से लेके बी, ठीक है। आधार कितनी आ गई, ये रही, ओ से लेके एन। मेरी बात वापस देखो, थीटा ये रहा, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है। ये 90 है, 90 के सामने वाली ये भुजा कौन सी होगी, करण होगी। ये कौन सी बची, आधार, सही है। अब देखो यहाँ से कोस थीटा ओ एन बटे, यहाँ से क्या जाएगा, ए कोस थीटा और ओ एन। समीकरण नंबर 6 नंबर को खाना दो भाई 5 में, आर टू बराबर आर माइनस ए कोस थीटा, समीकरण नंबर 7। बोलो भाई कोई दिक्कत, ये आपके पास 1 नंबर थी, ये आपके पास 2 थी, 3 4 5 6 7। अब हम क्या लिखे यहाँ से, देखो इधर देखो, इस समीकरण 1 में R1 व R2 के मान रखने, सही है भाई। आगे क्या हो गया, V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन। R1 का मान कितना है भाई बताओ, A कोस थीटा प्लस आर, माइनस R2 का मान कितना है, R माइनस A कोस थीटा, और बटा कितना आएगा, A कोस थीटा प्लस का R माइनस का A कोस थीटा। देखो बेटा, ये माइनस को इससे गुणा करोगे तो ये माइनस का R हो गया, ये R से ये आ गया, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया ना। तो प्लस का A कोस थीटा प्लस का A कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2A कोस थीटा। और आप ये देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कर रहा है ना। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है भाई, A प्लस बी और A माइनस बी, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, तो V बराबर Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन, कितना आया था, 2A कोस थीटा बटे, अब देखो आप A स्क्वायर किसको मान रहे हो आप, यहाँ से A कोस थीटा को लगवा, और R भी ये रहा अपना, तो क्या जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का R। ये अपन इसको ये मान लो, इसको उल्टा मानो, आर ए को तो मानो आर स्क्वायर और इसको मानो ऐसे मानो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से काम हो, देखो भाई इधर, क्योंकि ये माइनस मैंने इसलिए माना है, ये पोस्ट टर्म है माइनस, इसलिए उसको भी माना है, ठीक है। अब देखो आपके पास एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि सर मैंने अभी भी आते एक परिभाषा पढ़ाई थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो पढ़ाया था मैंने 20, किसी एक आवेश का परिमाण और उसकी जो दूरी का गुणनफल है वो क्या कहलाता है, आपका द्विध्रुवाघूर्ण पी। आते ही बताया था, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पहले पार्ट में पढ़ा दिया, मैंने बताया था अभी। तो ये जो बच्चे पहला पार्ट नहीं पढ़े वो इसको डायरेक्ट याद रखें कि ये बराबर ही होता है, कैसे होता है पिछले पार्ट में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको लिखना है, मैं यहाँ यूँ कर छोड़ रहा हूँ, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, विद्युत ठीक है। अब ये मान यहाँ रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और p कोस थीटा बटे r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और कोस स्क्वायर। आप इतना होगा, जगह नहीं है अपने पास, चित्र तो बना, आप चित्र पहले नहीं बनाया था क्या, अगर आप कॉपी में किताब में बनाया तो कॉपी में डायरेक्ट किया तो कोई बात नहीं, कॉपी में बना लो, साइड में बना लो नीचे बना लो, कोई बात नहीं। और एग्जाम में बनाओ तो पहले चित्र बनाना है ना, पहले थ्योरी लिखा देना उसके बाद चित्र बनाना है। कॉपी में बनाओ ना, कॉपी में जो रफ में लिखा है वो ऐसे करना, जैसे मैंने थ्योरी लिखा दी उसके बाद पहले डायग्राम फिर लिखना, प्लस के आवाज के कारण विभव माइनस के आवाज के कारण, और जो कॉपी में डायरेक्ट काम किया कोई दिक्कत नहीं चलने दो, ठीक है। निकाल लो।
ना मुश्किल टॉपिक है ना थोड़ा सा, मैंने कहा था हम थोड़ा अलग है, वो नहीं आए, वो क्लास में लेंगे ना तो उनकी समझ में कम आएगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से ये है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आएगी मैथमेटिकल, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, और तो पहले का ही है। कल में आपका एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, एक पोर्शन, और उसके बाद कैपेसिटर चलेगा। तो देख रहा है 2 5 10 बच्चे वो बढ़ जाए तो फिर आराम से आपको 1.5 घंटे क्लास करके फटाफट फटाफट पढ़ा दो। और तुम्हारे साथियों को एक बार आशीष को प्रयास और कर लेना, बेटा मैं तो समझ तो क्यों बड़ी चढ़ रहा है, बाकी उसकी इच्छा, कहने से समझाने से कोई नहीं समझता। रोज तो फिर नोट पानी जमा कराता है, पहले अमाउंट में एक 4-5 हज़ार पता यार, एक महीने में दिखा देंगे। आज वो नहीं आया कैसे से पूरा कल रात गर्मी ज़्यादा थी तो लेट टाइम होते 12 लेट सो हिंदी होना आजकल की जनरेशन की ये सबसे शाम को नींद नहीं है और लेट गर्मी है यहाँ से भी हो जाता है। गाँव में तो घुमाती होंगी नींद, और यहाँ जाता है सोए गए खाते 4 है ना सर, बस 28 तारीख को पहले पार्ट का टेस्ट है, तो तोड़ूंगा अच्छे से, अगर नहीं पड़ गया पहले पार्ट इन्होंने पढ़
सर भी तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हो गया भाई? बिल्कुल काम कर रहे हैं। इसी को दोबारा कोई समझना, कोई चीज़ समझ में नहीं आता। इनके मान के तो रख सकते हैं ना इसके इनके जैसे कोस्ट थीटा इसलिए साइन ऐसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये त्रिकोणमिति के आधार पर लिए जाते हैं। एक ट्रायंगल में क्या बन रहा है, जैसे 90 के सामने वाला बनता है, थीटा के सामने वाला बनता है, उसके अलावा दोनों चीज़ों का रूप लिया हमने। थीटा भी जब तो मैं डबल कोट थीटा ले सकते हैं, इसलिए मैंने किया। तो बाकी भी एक चीज़ और आई, उसमें पता लगा बताऊँगा आपको। मैंने बहुत से अभी थोड़ा आगे उसका सदिश रूप दिखाऊंगा जब बताऊँगा। चलो कार्तिक हो गया। अब अपन लिखते हैं सदिश रूप। ये एग्जाम में आ जाता विद्युत विभव का विद्युत आगमन के कारण विद्युत विभव का सदिश रूप लिखिए। तो V बराबर अपने पास क्या है, 1/4 एप्सिलॉन। अब अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में एक तो क्या है AP cos थीटा ना, ठीक है, P cos थीटा अपॉन का r स्क्वायर। अब मुझे तुम में से बताओ मैं सदिश रूप कैसे लिख सकता हूँ इसे, बताओ। कोस्ट थीटा डायरेक्ट लाइन है फिर आगे बताओ। तो विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, पोटेंशियल तो लगाओ दिमाग। अपन इसकी डायरेक्शन ले ले, तो बनाए इसको सदिश रूप कैसे। देखो भाई मैं इसकी डायरेक्शन लेता हूँ आर कैप। आप जानते हो आर कैप को किससे बोलते हैं, आर वेक्टर बटा आर वेक्टर। ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको। अरे मापांक में मान लीजिए आर एक होता है, वेक्टर हट जाता है, पता है। तो थोड़ा सा V/1/4 इतना मैं कोई नहीं बताता, इतना मैं फिर भी डिटेल से बता रहा हूँ। P cos थीटा आर वेक्टर अपॉन का आर क्यूब। दो जरा एक आर क्या आएगा, इसके बाद आर क्यूब हो गया नहीं हो गया। अब इसको कैसे बोल सकता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन P वेक्टर डॉट आर वेक्टर और अपॉन डॉट आ रहा है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बिना डायरेक्शन पे नहीं P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर कैसे लिखे सदिश रूप। वैसे आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट याद होता है। इनमें जिसको समझना है वो इसको समझना, ठीक है। अब एक दो केस बना देता हूँ मैं, दो। एक तो विद्युत विभव की अक्ष पर विद्युत अब देखो बेटा कंफ्यूज मत होना। पहले चैप्टर में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी विद्युत विध्रुव के कारण। अपन क्या करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट इतना पढ़ते हैं, डायरेक्ट टिका देते हैं, और वो गलत होता है। पूरा पढ़े विद्युत विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव। अब देखो अक्ष में हमने डायग्राम देखा, इधर ही तो हमारा विभव है, इधर ही हमारी सब कुछ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। थीटा कितना बनता है, एक ही डायरेक्शन में 0। थीटा कितना लेंगे यहाँ पे 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो v बराबर क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो थीटा 180 आएगा। ये होता है ट्रायंगल 180 का।
मैं ये बोल रहा हूँ इसी डायरेक्शन में होंगे सब कुछ और इसी डायरेक्शन में हमारा आवेश धारा, तो दोनों इधर ये धारा इधर ये धारा, तो इधर फ्रिक्शन में घर्षण ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारा P अपॉन कितना हो गया R। बोलो बात समझ में आएगी। और इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो 1/4 क्या होता है K अपॉन R। वीडियो चल रहा है ना, ऊपर हम तो वीडियो चल रहा है, सही है, समझ में आ गया? ये समझ में आई नहीं आई? अरे यार रामकर ये के मैंने कहाँ से लिखा है, इसको लिखिए इसको। ठीक है, चलो आगे एक पॉइंट और बना लो इसका, तेज सेकंड विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष पे क्या होगा भाई, आपने चित्र इस प्रकार देखा तो लंबोतार है, तो थीटा कितना होगा 90, और कोस 90 का मान प्रति बताइए कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो ये बराबर कितना होगा 0। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए छोटे, फर्स्ट सेकंड और एक थर्ड, कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है 0 होता है। आगे टॉपिक, चाहे भले ही मैं आज यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको कंटेस्ट करके आना कल लिखवाऊंगा। ठीक है, एक ही पढ़ा रहा हूँ आज, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के आना। अब चाहो तो 2 पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बात यह है कि एक पढ़ाओ, एक पे अच्छे से करके आओ।